हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज। ये देखिए, टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज में हम लेटेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हमने टारगेट किया कि 2024 में जो अभी एग्जाम्स हुए हैं आपके, आपको उनका लेटेस्ट क्वेश्चंस मिले, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया रहे। अगर आपको सेशंस पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके। और कमेंट में अच्छी बातें लिख दीजिएगा अगर पसंद आता है तो। देखिए, आपका 9 से 10 एम पे जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है आपकी 2024 में जीडी की, ये उसका है। ये 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 20 फेब को 2024 में। आगे बढ़े उससे पहले यदि आप एसएससी जीडी के लिए ऑल इन वन बुक की तलाश में हो तो यहाँ पर दो बुक आपको रेफर कर रहा हूँ। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की यहाँ पर आप देखेंगे, ये पुस्तक आपकी प्रीवियस ईयर की है, एक थ्योरी की है। इसमें आपको 82 चैप्टर 5800 टीसीएस पीवाईक्यू एसएससी जीडी के सारे सब्जेक्ट के मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी के मिल जाएंगे। इस टाइप से आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट के आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसी प्रकार ये थ्योरी की पुस्तक है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर आपको थ्योरी मिलने वाली है। 1900 प्लस आपके अध्यायवार प्रश्न भी संकलित है यहाँ पर सॉल्व पेपर सहित। इसमें भी सारे सब्जेक्ट के ये विषय सूची और कुछ इस टाइप से कंटेंट रहने वाला है थ्योरी का इसमें। तो इन सभी की बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। एक और बात, अगर बच्चों को आता है कि मैम पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ किसकी देनी है, आप इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कीजिएगा। लाइक कि आपको पीडीएफ देनी है कि सॉल्यूशन की पीडीएफ की बात कर रहे हो आप, या फिर क्वेश्चंस की पीडीएफ की बात कर रहे हो। और इसके अलावा आपको दिखता नहीं है, अगर मैं सामने खड़ी हो जाती हूँ, आज मैं इधर लिखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब जो पास हो गए हैं, जो पास हो गए वो 93% विद्यार्थी हैं। और फिर उसमें क्या है, 9,275 बच्चे हैं ना, वो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि वो फेल हो गए हैं। ठीक है, बायलिंगुअल में लेके नहीं आती, लेकिन मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझा सकती हूँ। बोलूंगी मैं, इंग्लिश में भी बोल दूंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप देखिए, आपने कहा कि परीक्षा आपने कहा कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 93% थी। तो आप ये बताओ, अनुपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? अनुपस्थित, आपने कहा कि अगर 93% उपस्थित है ना, तो 7% होंगे वो अनुपस्थित होंगे। अगर 7% बच्चे अनुपस्थित हैं तो वो कितने के बराबर हैं? 9275, इतने बच्चों के इक्वल है। अगर 93% आ रहे, 7% नहीं आ रहे, 7% की वैल्यू ये दे रखी है आपको, 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9275, और अपॉन डिवाइड में क्या करोगे आप? 7, और आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पूछा है टोटल कितने स्टूडेंट उपस्थित हुए। कितने स्टूडेंट उपस्थित हुए, उपस्थित का मतलब है कि आपको फेल पास से कुछ लेना देना नहीं, आपको 100% निकालना है। 100% आप निकालोगे, आपको इससे भाग देना होगा तो कितनी बार जाएगा? 7, 8, 9, 7 21, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 15 35, ये आ जाएगा 132500, 132500 विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर ये उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी हैं तो अनुत्तीर्ण वाले 93% हैं, ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, और आपको 93% अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं, तो पास होने, जो फेल होने वाले तो 7% हुए। 93% पास हुए हैं तो 7% फेल होने वाले हुए, इसकी ही वैल्यू आपको गिवन है। आपने इससे इसका आंसर निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको एक इक्वेशन है जो सॉल्व करनी है। देखिए आप, 175, ये होगा 175 और मल्टीप्लाई बाई 70, 2 डिवाइड बाई 24, और फिर +5, +5, और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट जो कि है आपका ये वाला। फिर आपका एक कर्ली ब्रैकेट और है,
कर्ली ब्रैकेट है ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 20 का, और डिवाइड है ये 2 से। क्लियर? डिवाइड हो रहा है आपका ये 2 से। आप देखो ये कितनी बार जाएगा, 4 12, यानी कि 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये होगा 3, और आपका मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसमें, मैं नहीं लिख पाऊंगी ऐसे, आपको ऐसे, मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, 175 हो जाएगा ये। ठीक है, आपको प्लस 5 करना है, और एक ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट इधर हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आप इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 15, 7 21, और 22 का 2, और 2 3 1 3 4 5, 5 15, और 7 21, 22 का 2, 3 1 3 4 5, ये हो जाएगा 525 प्लस 5। ठीक है, 175 है ये। ठीक है, और आपका क्या है ये, फिर हमने इधर मल्टीप्लाई 20 और था जो कि इधर नहीं लिखा, मल्टीप्लाई बाई 20 है, मल्टीप्लाई बाई 20 है, और ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट होगा, और 2 डिवाइड में बाहर होगा। ये 500 कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 220 हो जाएगा। अब बाहर, अब तो ये सॉल्व हो चुका ब्रैकेट आपका, 2 को आप यहाँ नीचे डिवाइड में ले आओ तो कितना बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये होगा 5 3 0 5 3 0। ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने इसका डिवाइड दिया, मल्टीप्लाई इधर ही आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको प्लस किया, मल्टीप्लाई बाहर 20 20 चल रहा था, 20 लिखा, उसका फिर सॉल्यूशन किया, फिर हमने 2 से भाग दे दिया। आपका ये वाला आंसर आ चुका है 5 3 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। उसने बोला कि अगर एक विद्यार्थी है जो आपको 75% प्राप्त कर रहा है, विद्यार्थी क्या कर रहा है, 75% प्राप्त कर रहा है अंक अपने, और फिर और दूसरा एक और विद्यार्थी है, एक और विद्यार्थी है आपका, एक और विद्यार्थी है जो कि 60% अंक प्राप्त कर रहा है, एक 75% अंक प्राप्त कर रहा है, दूसरा 60% अंक प्राप्त कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, जो 75% प्राप्त कर रहा होगा ऑब्वियस है कि वही ज्यादा प्राप्त कर रहा होगा, 75% वाला ही ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा होगा। आपको क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। अगर वो 75% वाला अधिक अंक प्राप्त कर रहा है तो आप इस चीज को देख सकते हो कि अगर मैं कहूं कि परसेंटेज में अंतर कितना है, आप कहोगे 75 माइनस 60% का अंतर है, लेकिन मैं कहूँ नंबर में कितना है तो आप कहोगे 30 का। अब लोग कह रहे होंगे कि किसी किसी को, वैसे 95% बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 30 को हमने इसके इक्वल क्यों लिखा है, बट अगर कुछ बच्चों की बात करूं, जैसे आपको कैसे नहीं पता 30, मैंने कहा कि मैं 5 नंबर लाती हूँ और एक और है वो मेरे से 30 ज्यादा लाता है तो 35 ला रहा होगा, अगर अंतर की बात करूँ तो 30 ही तो आएगा। चीज क्लियर होगी। मैंने कहा कि मैं 10 नंबर लाती हूँ और मेरा भाई मुझसे 30 नंबर ज्यादा लाता है तो 40 नंबर लाता है, तो डिफरेंस 30 ही तो आ गया होगा। अगर इसने क्या किया, इसने परसेंटेज की बात की है तो आपको कितना 15% की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, आपको 30 मिल चुकी है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 100%, ये 1% की वैल्यू कितनी हो गई 2, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, कितनी आ जाएगी 200। 200 आपका आंसर आ जाएगा कि अगर उसकी परसेंटेज में डिफरेंस उनका 30 था, 1% की वैल्यू निकाल दी 2 आ गई, और 100% की वैल्यू 200 आ जाएगी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो ये है आपके क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है, और मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट ही लेके आई हूँ आपके लिए, आप इससे अपना अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा ठीक है, अब बस कुछ बच्चे कहेंगे इतना मैथ इजी आ रहा तो करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हम तो कर ही देंगे इस क्वेश्चन को। तो बस जरूरत आपको क्या है, शॉर्ट में करने की जरूरत है। आप इनको देखोगे कहीं ना कहीं, अगर आप इसमें 2-3 स्टेप बढ़ा रहे होंगे, आपको इन वीडियो देखने से क्या पता पड़ेगा कि नहीं 2-3 स्टेप हमें कम करने हैं, या किसी क्वेश्चन में स्टेप तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। ये चीजें आपको क्वेश्चंस करने से आएगी। यानी कि अगर आपका मैथ्स में स्कोर हो रहा होगा, मान लो 20 में से 10 आ रहा है स्कोर आपका, तो वो आपका 15 16 17 तक पहुंच जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इजी है तो हमें करना ही नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर रोहित के पास है 2320 रुपए हैं, एक पुराना बल्ला खरीदता है,
2320 रुपए है उसके पास, वो पुराना बल्ला खरीदा। अब उसने क्या खरीदा है, पुराना बल्ला खरीदा है। पुराना खरीदेगा तो क्या करेगा, पुराना खरीदेगा तो उस पर कुछ पैसे और लगा दिए उसने। उसने कहा कि 180 रुपए और लगा देता हूँ उस बल्ले पर, और मैं इस तरीके से उसको इतने रुपए में बेच तब भी दूंगा। अच्छा, पहले तो वो इतने पैसे दे के खरीद के लाया, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखो इतने 2320 इतने रुपए दे के खरीद के लाया है पहले तो, फिर 180 रुपए उस पर और खर्च कर रहा है, 180 रुपए और खर्च कर रहा है, तो उसकी जेब से जा रहे हैं ना ये पैसे भी, 180 रुपए भी उसकी जेब से ही गए, तो उसको हम सीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है ना, इस क्वेश्चन का एक ही लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है बस इस क्वेश्चन का। देखो कुछ लॉजिक नहीं, इसने बस आपसे ये जानना चाहा कि आप इसको सीपी में जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे, बस ये था ये क्वेश्चन। इसने आपको ये देखना चाह रहा था कि आप इसको सीपी में जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, सीपी में जोड़ना है। एसपी कितना है, 2 4, ये हो जाएगा 2400, ये आपका एसपी हो गया, इतने में बेचना चाह रहा है, इतने पैसे वो उस पे लगा रहा है, 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 24 और 25, यानी कि 1 रुपए का घाटा कर रहा है। मतलब लेके तो ज्यादा का आया है और बेच कम का रहा है, ज्यादा का लेके आगे कम का बेच रहा है। आप कहोगे 1 यूनिट का कम बेच रहा है मैम, 1 यूनिट कम का बेच रहा है, और कितने पे बेच रहा है, 25 रुपए का, लाया कितने का था, 25 का। यहाँ पे नीचे क्या लिखते हो, जितने का लाया था, तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि आपका ये हो जाएगा 4% आंसर। 4% आपका प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है। आप कहोगे 25 रुपए के लाके अगर मैं 24 का बेच रहा हूँ तो ऑब्वियस है लॉस है वो, ठीक है, लॉस में गया है बेचारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर हो गया होगा। एक बच्चे का कमेंट था कि मैम मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, तो आप बताइए कौन सा टाइम है आपका आने का। तो ये तो सर अपलोड करते हैं, दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो हियर, सो यू हैव टू टेल मी व्हाट द क्वेश्चन इज लाइक। अगर कोई क्वेश्चन होगा जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको रिपीट कर दूंगी, मान लो मेरे से ही कोई मिस्टेक हो जाए, मान लो मैंने ही थोड़ा सा, क्या होता है ये इसके में यूज टू हूँ नहीं फर्स्ट टाइम में, तो कभी कभी क्या होता है माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कभी कभी डिजिटल बोर्ड पे कंपैरेटिव टू पेन टैप पे कर रहे हो, कंपैरेटिव टू तुम या फिर कॉपी पर कर रहे हो, उससे यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो हो जाती है एक दो मिस्टेक हो या आपको ही समझ ना आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, मुझे लगेगा तो मैं नेक्स्ट उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगी वो वाला। क्लियर हो गया होगा आपको। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम को कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। हमने कहा कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, मैंने बोला कि अगर वो 90 डे लेगा ना, अगर वो लेगा 90 डेज लेगा, अगर वो लेगा 90 डेज तो कितना करेगा वो, 100% काम कर देगा, पूरा 100% काम कर देगा। ठीक है, बोला है ना 90 दिनों में करता है, तो एक कार्य आर क्या कर रहा है, आर क्या कर रहा है, एक काम को 90 दिनों में पूरा कर रहा है। आपने बोला कि अगर फिर क्या करेगा, आर कुल कार्य का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा, यानी कि 90 दिनों में तो 100% हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में आप कहोगे 100% अपॉन 90 होगा। ठीक है, ये हो गया। आपसे कहा है कि 45 दिनों में कितना करेगा, तो 45 क्या मल्टीप्लाई कर दो, 45 का आपने क्या किया यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना जाएगा 9 पंजे 45, 9 ढाई के 90, ये आ जाएगा आपका 50। 50 आ गया आपका परसेंटेज, 50% आपका आंसर आ गया, 50% आपका आंसर आ गया। कैसे आया, आपने कहा 90 दिनों में तो 100 कर देता हूँ, तो एक दिन में कितना करूंगा, इतना करूंगा, 45 दिन में थोड़ा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना होगा, और यही आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय है, वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए कितना है, 1100 रुपए है, अगले 5 महीने में 1000 रुपए है, 4 महीनों में 1200 रुपए है, यदि कुल वार्षिक बचत वो 1300 रुपए कर रहा है। ठीक है, तो उससे पूछा है कि सपना का औसत मासिक आय कितनी थी, कितना रुपए कमा रही थी वो, औसत पूछ रहा है कि कितना औसत कमा रही थी। आपने कहा कि मैम सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सबका लिखिए, आप क्या करो सबसे पहले लिखो कि एक वर्ष की बात हो रही है, तो यानी कि 12 महीनों की बात हो रही है, ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर आपसे कहा सपना का औसत मासिक व्यय जो है 3 महीने के लिए कितना है, इतना है ना, अगले 5 महीने के लिए कितना है, इतना, और फिर 4 महीने के लिए कितना है, इतना, और आपको जो पूरी साल की जो है बचत हो रही है वो इतनी हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये आ गए।
ठीक है, ये देखो अब इसने क्या किया है, प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए है, तो हमने क्या किया 1100 किया, इतना किया, और ये किया फर्स्ट 3 मंथ के लिए किया है, ये 3 मंथ के लिए किया है ये। आगे चले हमने कहा 5 महीनों के लिए कितना है, 5 महीनों के लिए कितना है 1000 रुपए है, ये कितने का है 5 मंथ के लिए है। फिर आगे चलते हैं, फिर कहा 4 महीने के लिए 1200 रुपए है, तो 4 मंथ के लिए 1200 रुपए हो गया। अच्छा, पूरी वार्षिक, पूरी साल में पूरी जो भी साल है आपकी, उसमें उसने क्या किया 1300 रुपए बचत कर रहा है, तो 1300 रुपए आपका, ये बात अलग बचत की आ गई। अच्छा, आय में तो बचत भी ऐड होगी ना, तुम कुछ बचा के रख रहे हो पैसे अपने पास और तुम कुछ खर्च कर रहे हो, तो आय में तो काउंट होगा ना, बचत भी काउंट होगी। तो सबसे पहले हम इसका, क्योंकि देखो ये तो आपको दे रखा है 12 मंथ का एक साथ दे रखा है, इनका आपको दे रखा है अलग 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 मंथ्स में, तो सबसे पहले इनका एवरेज निकालो, उसमें इसका टोटल सम कर देंगे उसमें लास्ट में जाके। क्लियर हो गया होगा आपको। शॉर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे मैम एक काम करो 1000 रुपये मान लो, आप सपोज करो कि आप 1000 रुपये है हमारा 1000 रुपये है एवरेज, ऐसा सपोज करके चल रहे हैं। अच्छा, जब 1000 मानोगे तो 100 रुपये 3 महीने के लिए 100 ज्यादा हो गए आपके पास, है ना। ये तो 1100 बोल रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो 300 रुपये ऐड होने होंगे इसमें, 300 रुपये ज्यादा है ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ तो जीरो काउंट होगा ना, तो जीरो हो जाएगा। और 4 मंथ के हिसाब से आप 1200 का मतलब क्या है, 1000 तो तुम मान चुके हो, लेकिन तुम 200 ज्यादा कर रहे हो, मतलब 200 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 800, ये 800 हो गया, ये 300 हो गया, ठीक है, ये 300 हो गया। 8 और 3, 8 9 10 11, आपने कहा कि मैम 1100 रुपये ना हम पर अभी हम पर ज्यादा आ गए 1100 रुपये, तो मैं कहूँगी जो ज्यादा आता बराबर बराबर बांट लिया जाता है, लाइक पांडवाज को क्या होता था, पांडव से कहा जाता था कि कुछ भी होता था, खाना लेके आते थे, कुछ भी लेके आते तो बराबर बांटा जाता था सभी पांडव में, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप क्या कहोगे कि मैम इसको बराबर बांटना पड़ेगा, तो कितने में 12 मंथ तो 12 है ना, एक ये 5 6 7 8 9 10 11 12, हम इन मंथ में बांट रहे हैं इसको। आपने कहा मैम इसको मत भूल जाना, ये बचत भी है, ये है आपकी बचत, इसको भी लिखना पड़ेगा। देखो थोड़ा साइड होती हूँ, ये हो जाएगा 1300 और ये हो जाएगा 12। अच्छा एक बात बताओ, 1000 तो आपका है ही, 1000 तो आपका है ही, प्लस करोगे 1100 1300 कितना होगा 2400, 2 4 00 और आपका नीचे क्या होगा 12, ये 2 बार जाएगा यानी कि 200, तो यानी कि 1200 1200, 1200 आपका एवरेज टोटल आना चाहिए, 1200 रुपये आपका टोटल एवरेज आ गया। ये लॉन्ग नहीं है शॉर्ट, मैंने थोड़ा आपको स्टेप्स में बताया है, क्योंकि मेरे को सभी बच्चों को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको पता है आपको इतने स्टेप लिखने नहीं थे, आपने 1000 माना, इसको सीधे लिखते, उसको सीधे लिखते, सीधे लिखना भी नहीं था, 8 9 10 11 और ये 11 हो जाएगा, 11/12, ये 13/12, 24/12, 12 दूनी 24, 200, सीधे बस आपको 1000 लिखना था, वो भी नहीं लिखना था अगर माइंड में कर सकते थे। मुझे स्टेप्स लिखने पड़े, पर ये शॉर्ट मेथड ही है, आपको पता लॉन्ग मेथड इसका किस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कहा है कि इसको थोड़ा इधर लेके आते हैं, ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है कि 44 आम हैं, 121 केले हैं और आपके 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में से एक प्रकार का फल हो। मतलब आपको क्या करना, फल एक ही प्रकार का होना चाहिए एक पंक्ति में, मतलब आपको क्या करना, वो कह रहा है कि और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप पंक्ति न्यूनतम रखोगे, मतलब अपनी रो को आप कम से कम रखोगे, तो आपको क्या ज्यादा करना पड़ेगा, फल उसमें ज्यादा करने पड़ेंगे। और लेकिन समान फल की भी बात हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फल के हिसाब से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना पड़ेगा। तो पहले तो देखो 44 है मैंगो 121, बनाना, और ये क्या हो गए सेब कितने हैं 11 हो गए आपके एप्पल, ठीक है 11 हो गए आपके एप्पल। अब आपसे बोला है कि कितनी कम से कम कितने फल का देखना है सबसे पहले, कि ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने फल हो सकते हैं, तो आप कहोगे इसका SCF आ जाएगा 11, कम से कम 11 फल आपको रखने पड़ेंगे। और उसने बोला है कि एक ही प्रकार के फल होने चाहिए, तो आप देखोगे, आप कहोगे मुझे मैंगो के लिए कितनी रो बनानी पड़ेंगी, आपको 4 रो बनानी पड़ेंगी। फिर आप कहोगे बनाना के लिए कितनी बनानी पड़ेंगी, 11 रो बनानी पड़ेंगी। और एप्पल के लिए 1 रो बनानी पड़ेगी, 15 और 1 16, आपको 16 रो बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे लिख लो, ठीक है ये रो हो गई, 16 रो आपको बनानी पड़ेंगी।
16 रो विल बी योर आंसर। ठीक है, क्या करना था आपको, एचसीएफ लेना था। एचसीएफ लेने के बाद आपको करना, अच्छा मैंगो की कितनी बनेंगी, बनाना की कितनी बनेंगी, एप्पल की कितनी बनेंगी, इस सब का सम कर लेना था। आपका आंसर आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जब धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। चलो ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज की ये बात कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, एक धनराशि है 10 वर्षों में। मान लो कोई भी पैसा है एक, और वो 10 वर्षों में 10 ईयर में कितना हो रहा है अपना, 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 2 की पावर 1 हो रही है। आपसे पूछा है कि टाइम तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कितना टाइम है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन आप 4 गुनी कितने टाइम में कर दोगे, तो आपने कहा 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 होता है। आप कहोगे कि मैम अगर आप वैल्यू 1 जो है, पावर 1 जो बढ़ रही है वो 10 ईयर में बढ़ रही है, तो अगर इसकी पावर आप 2 टाइम्स करना चाहते हो, एक क्या हो रही है, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 होगा तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप क्या कहोगे, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये 20 ईयर नहीं आ जाएगा, 20 ईयर नहीं आ जाएगा, ये 20 ईयर ही आ जाएगा। आप क्या कह रहे हो, मैम हमारे पास कोई पैसा है, वो आप 2 टाइम्स कर रहे हो, वो 10 ईयर में कर रहे हो, 10 ईयर में कर तो रहे हो लेकिन उसकी पावर आप 1 कर रहे हो, 2 गुना कर रहे हो, तो क्या है, 2 की पावर 1 है। आपने कहा कि मैम इसको हमें 4 टाइम्स करना है, 4 गुना करना है। 4 गुने का मतलब क्या है, 2 की पावर 2। आपने कहा कि एक जो पावर 1 बढ़ रही है ना वो 10 साल में बढ़ रही है, तो पावर 2 कितने साल में होगी, क्या करोगे आप, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके 20 साल आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो आपने कहा कि इसको आप सॉल्व करके दिखाइए, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, आप करोगे 41 मल्टीप्लाई 36, फिर करोगे ऑफ, आप करोगे 4, फिर डिवाइड करोगे, फिर करोगे 96 ऑफ 2 डिवाइड 24, और फिर आप करोगे ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। आप सबसे पहले फिर क्या करोगे, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 96 से स्टार्ट हुआ है, 96 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको करो। आपसे कहा 96 ऑफ 2, तो 96 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा और डिवाइड में 24 है। ये आपका हो गया छोटा ब्रैकेट, ये आपके ब्रैकेट चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब ऑफ 36 आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, आपको भी पता है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पहले होगा। देखो ये कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 है ना, और 4 दूनी 8 9, यानी कि 4 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में क्या आ गया, 8 आ गया। अब 36 का आपको 4 में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको डिवाइड में इस 8 को भेजना पड़ेगा, इस डिवाइड में आपको इस 8 को भेजना पड़ेगा, और ये कर्ली ब्रैकेट आपको ये लगाना पड़ेगा। अभी बिग ब्रैकेट रह गया है, बाकी आपने सब सॉल्व कर रखा है। और 4 दूनी 2 1 2 2 8 16, यानी कि 18 आ गया, क्या आ गया, 18 आ गया, और 41 का गुणा होगा 18 में। ठीक है, यही तो होगा। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। आप देखो 41 तो आ ही रहा है मल्टीप्लाई में, 41 तो मल्टीप्लाई में आ ही रहा है, बड़ा ब्रैकेट आप लगा दो, 41 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और क्या कर दो आप, यहाँ से क्या बचा, ये आपका 18 बचा, 18 कर दो। आपको 8 है ना, 8 पीछे का क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन है 8 आने का। और आपको 8 और 1 9 हो जाएगा, डिजिटल सम से करोगे तो क्या करोगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 आ जाए या तो, है ना, मतलब डिजिटल सम 9 आ रहा है तो 9 से होना चाहिए, डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई हो रखा है क्योंकि। अब आप करोगे, आप कहोगे देखो ये कितना होगा, 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17, 7 1 8, ये तो होगा नहीं, 7 7 14 5 और 9 और 5, 9 और 5 कितना हो गया आपका ये हो जाएगा 14 5, ये भी नहीं आएगा। आप ये देखो 9
और ये तो होगा ही नहीं, और 6 दूनी 12 13, यानी कि ये 4 आएगा। आप इसको देखो 8 9 10 11, यानी कि 2 7 8 9, यही एक है जिसका डिजिट सम 9 बन रहा है। तो आपका 7 3 8 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7 3 8 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो क्या करना, कैलकुलेशन नहीं करनी है, इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। आपको सीधे सीधे दिख गया था कि पीछे 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से आपको पता पड़ चुका था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप, इसमें है 8 दिनों तक, इसमें 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है, सिर्फ 10% काम कर पाई है। ये है आपकी राखी जी। राखी जी ने किया कि हम 8 दिन तक हमने काम किया, लेकिन हम तो सिर्फ आपका क्या कर पाए हैं, आपका कितना काम कर पाए हैं, 10% काम कर पाए हैं। वो पूनम को काम पर रखती है। क्यों रखा पूनम को काम पर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम नहीं उस तरीके से कर पा रहे हैं काम, तो एक काम करते पूनम को रखते हैं। पूनम को रखा, पूनम ने कहा कि उसने देखा कि पूनम तो मेरे से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि जो काम मैं करती हूँ 20% का मतलब देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, 20%, बाकी पूरा पढ़ लेते हैं। शेष काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, पूरा काम नहीं पूछ रहे हैं, शेष काम पूछ रहे हैं, शेष काम पूछ रहे हैं, शेष पे ध्यान देना है। ठीक है, शेष पे ध्यान देना है। सबसे पहले आप देखो कि आपने कहा कि 20% अधिक कार्यकुशल है, कौन है, राखी से, कौन है, तो इसका मतलब है कि पूनम होगी। पूनम है वो कितनी है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20% को आप क्या करोगे 1/5 करोगे। ठीक है, अब जिससे जिससे से जब भी जिसके साथ से लगा होता है तो राखी की बात हो रही है, यानी कि राखी जब 5 करेगी, पूनम उससे अधिक कर रही है, 20% क्या है, अधिक कार्यकुशल है, तो पूनम क्या करेगी, उसको 6 यूनिट काम कर लेगी। जहां राखी 5 यूनिट काम करेगी वहां पूनम 6 यूनिट काम करेगी। तो ये हो गई पूनम और ये हो गई राखी। राखी 5, पूनम 6। अच्छा एक बात बताओ, पूनम 8 दिनों तक तो काम कर रही थी ना, पूनम 8 दिनों तक काम कर रही थी। पूनम अगर 8 दिनों तक काम कर रही थी तो 5 की यूनिट के हिसाब से कर रही थी, 5 यूनिट पर आर, पर डे के हिसाब से कर रही है, दिनों की, हाँ पर डे के हिसाब से काम कर रही है। तो आपका होगा कि ये क्या होगा, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रही है और 8 दिनों तक किया, तो यानी कि 40 काम किया उसने, कितना 40 यूनिट काम किया। पता कैसे पड़ा, ये हो जाएगा यूनिट पर डे और ये डे से डे कैंसल, तो पाउंड 40, तो 40 यूनिट आ गया। ऐसे यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, आपने कहा कि वो 40 यूनिट काम करे, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, आपने कहा कि देखो 40 यूनिट काम कर रही है, पर उसने क्या देखा कि अभी तो मेरा 10% काम हुआ है, बस इतने में तो वो 10% काम कर पाई है, 10%, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/10%। अब अगर बात करो 90 यूनिट, 90% की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 1% की वैल्यू आई थी, ये सबसे पहले 1% की वैल्यू आई थी ये। ठीक है, आपने कहा कि ये 1% की वैल्यू थी, अगर हमें 90% की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 90 का। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कितना परसेंट काम आ गया, 90% काम आ गया। अब ये आपका बचा 90% काम, ये आएगा 90% काम। अब एक बात बताओ, इस 90% काम को दोनों मिलके ही तो करेंगे बाद में, क्योंकि पहले अकेले तक जो काम कर रही थी 40 यूनिट तक, वो राखी अकेले कर रही थी। अब कौन आया, अब उसकी सहायता करने के लिए उसकी दोस्त पूनम आ चुकी है। पूनम कहेगी देख बहन, अब मैं तो कर रही हूँ 6 यूनिट पर डे के हिसाब से, और तू कर रही है 5 यूनिट के हिसाब से, यूनिट पर डे के हिसाब से। तो एक काम करते हैं, हम दोनों क्या करेंगे, हम 11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। देखो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 9 चौक 36, यानी कि 360 ही आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ये इतने दिनों में इस काम को पूरा कर देंगी, 360/11 दिनों में काम को पूरा कर देंगी। किस तरीके से पता पड़ा, पूनम ने कहा कि देख हम दोनों मिलकर करेंगे तो हम इतना कर देंगे, हमें पता पड़ेगा 90% काम ये है, दोनों करेंगे तो हम इतना काम कर देंगे, इतने दिनों में कर देंगे। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक, उसने कहा है कि एक धनराशि है और 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, उस राशि का 2/5 है, यानी कि 2/5 है।
साधारण ब्याज राशि का 2/5 है। राशि का ये राशि हो गई। अब क्या बात हो रही है, ब्याज 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 है 2/5, तो ब्याज हो जाएगा 2, यानी कि आपका ऐसा ही हो गया 2 और आपका प्रिंसिपल हो गया 5। ठीक है, आप कहोगे ठीक है, मैं इसको यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 5 लिखती हूँ, और मैं क्या करती हूँ आगे। कितनी बसों की बात कही है, 40 साल की बात कही है, रेट तो पता ही नहीं है, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा, 20, 5 दूनी 10, यानी कि 100 से ये 100 कट जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, 1% वैल्यू आर की आ चुकी है। क्या आ जाएगी, 1%। 1% विल बी योर आंसर, 1% विल बी योर आंसर। कैसे पता पड़ा, इसने कहा कि हमें ऐसा ही, हमारी कितनी है 2 है, राशि हमारी 5 हो जाएगी, जो गिवन इक्वेशन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग। हमने कहा कि 40 वर्षों की बात हो रही है, तो 40 वर्ष यहाँ आ जाएंगे, 100 से आपको डिवाइड करना होगा, रेट की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। रेट ही आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसमें है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है, 5175 रुपए है, और उस पर 25% की छूट दी गई है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने कहा कि अगर एक बात बताओ, जब मैं इसको बेच, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, उसका विक्रय मूल्य है ये, उसका विक्रय मूल्य है ये। अच्छा, तो क्या ये छूट के बाद नहीं दी गया है, छूट के बाद ही तो दिया गया है, छूट के बाद ही दिया गया होगा ये। और वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अच्छा, सपोज एक बात बताओ, आपने कहा कि जब 5175 इतने रुपए, जब इतने रुपए की बात हो रही है, तो वो इतने रुपए कब मिले, इतने रुपए में कोई चीज उसे कब मिली होगी, आप बताइए। आपको कि मैम उसको इतने रुपए में चीज पता कैसे मिली होगी, जब उसको 25% की छूट मिल चुकी होगी। मान लो कोई 100% की कोई चीज हो, 25% की छूट दे दी, तो आपको कि मैम उसे 75% की कंडीशन में मिली है, ये 75% की वैल्यू है ये। क्यों, क्योंकि 25% तो छूट मिल चुकी है। अच्छा, मैं कहूँगी 1% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 5175, 75% आप नीचे ले आओ, वहां क्या बचा, 1% बचा, 1% बचा। अच्छा, आपसे एमपी पूछा है, एमपी का 100% नहीं रहा होगा, सबसे पहले छूट से पहले 100% क्या था, वो एमपी ही तो था, एमपी पर ही तो आप डिस्काउंट दोगे। आपने कहा कि मैम हमारा अगर इस तरीके से 100% अगर एमपी था, तो हमसे पूछा भी तो एमपी ही है, तो क्या करते हैं हम इसमें 100 का क्या कर देते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दो इसमें, 25 चौका 100, 25 75, ठीक है, 3 से इसमें भाग दे दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 से भाग दोगे तो 3 एकन 3, और 7 21, और 3 दूनी 6, और 5 15, 1725, क्या आ जाएगा, 1725, 1725 का आपको करना है 4 में, जीरो आएगा, पीछे सब में जीरो आ रहा है इस तरीके से। और अगर आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो इसमें, आप डिजिटल सम लगा लो, तो 7 और 11 9 10, 10 और 5 6, 6 चौक 24, यानी कि 24 का मतलब क्या है, 6 आ जाएगा। ये आपका, हम डिजिटल सम की बात कर रहे हैं ना कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन। इसमें आप देखो, ये तो 12 आ जाएगा, 3 आएगा, 6 अच्छा 12, यानी कि 3 आएगा, ये तो होगा नहीं। और 8 9 10 11 12 13, 13 यानी कि 4, ये तो होगा नहीं, 6 आना चाहिए। 9 तो जीरो हो जाता है, तो 6, इसका 6 आ रहा है, इसको देखते हैं, ये 7 आएगा, ये तो होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है 6900, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, 6900 विल बी योर आंसर। हमने किससे किया है, हमने इसको डिजिटल सम से फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको क्या छोटी छोटी छोटे छोटे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन होती है, आप उसमें भी डिजिटल सम लगाते हो, तो जो बच्चा ना नहीं होगा यूज्ड टू, वो हो जाएगा छोटी छोटी कैलकुलेशन से, क्यों करनी, अल्टरनेट पता है तो क्यों करनी। अगर दो 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 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें आता आपका कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल 2 में लग रहा होता, तो करनी पड़ती, मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी होती। आप इसको देखो, एक आयत की लंबाई है इतनी, 14.28% की वृद्धि कर दी गई। हमने क्या किया, एक है आपके पास आयत,
ठीक है, ये आपके पास आ गया आयत। अगर उसने कहा है कि आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी गई, इसमें क्या किया गया है, इसमें वृद्धि कर दी गई है, कितनी की कर दी गई है, 14.28, 14.28% की वृद्धि कर दी गई है। आप बताओ ये किसकी वैल्यू है, 14.28 किसकी वैल्यू होती है? अगर फ्रैक्शन में आप बोलोगे तो आप कहोगे मैम ये 1/7 की वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू। यानी कि आप क्या कर रहे हो, ये आयत की एल है और ये बी है, आपने कहा इसमें किसकी वृद्धि की, लंबाई में की है, तो एल क्या थी, पहले क्या रही होगी, नीचे वाली स्टार्टिंग की होती है, वृद्धि की बात हो रही थी, एक जुड़ेगा। यानी कि अगर इसकी एल पहले 7 रही होगी तो आपने क्या कर दिया, उसको 8 कर दिया, आपने 8 कर दिया। अच्छा, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए अब क्या कह रहा है, वो चौड़ाई में कुछ भी ऐसा कर दो, चौड़ाई में क्या करो, कुछ भी ऐसा कर दो कि चौड़ाई पर हमारा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले यहाँ जितना होगा ना इसका मल्टीप्लाई करके, उसका ही मल्टीप्लाई करके यहाँ होना चाहिए। आप कहोगे ओके हम देखते हैं अभी किस तरीके से इसमें कुछ किया जा सकता है। आप कहोगे इसको बी लो, आपने कहा ये एल है, हमने बी ली। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको 8 करते हैं, हम इसको 7 कर देते हैं, हम इतना कर देते हैं। अब क्या 56 56 दोनों में कुछ फर्क नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करो, सेम ही आएगा। तो तुमने क्या किया, तुमने कहा देखो पहले 8 रही होगी, हमने 7 कर दी, हमने क्या कर दिया, एक कम कर दी, किस पर कर दी, किस पर कर दी, बेस वैल्यू क्या है 8 है, कम तो की है पर किस पर की, 8 पर की है, ये 100 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, 1/8, 12.5 की वैल्यू होती है, 12.5 की वैल्यू होती है ये परसेंटेज में। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, अगर आप कम कर रहे हो, अगर आप कम कर रहे हो तो क्या करोगे, आपको 7:8 दे रखा था, आपने इसको 8:7 बना लिया है अपनी तरफ से। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने इसको अपरिवर्तित की बात होती तो इस तरीके से होता है, अगर अपरिवर्तित की बात नहीं होती, कुछ और रेशियो दे रखा होता, आपको फिर पूछा होता कितना बढ़ गया कितना हुआ, तो आप क्या करते, इसका इसका मल्टीप्लाई करते, इसका इसका मल्टीप्लाई करते और टोटल में फाइंड कर लेते कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, अगर अपरिवर्तित की बात नहीं होती तो। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो 7 और 33, एक ब्रैकेट में है आपका 7 33 मल्टीप्लाई 44 2 मल्टीप्लाई 25, इसकी आपको वैल्यू पूछी है, किस तरीके से करोगे, ये तो 22 आ जाएगी, ये 25 आ जाएगी, ये गुणा आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप कहोगे मैम इसको सॉल्व करें, वैसे इसकी क्या ही होगी, 25 चौका 100 कर दोगे, 1 0 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ये कितना होगा 2 2 1 2 3, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे मैम अगर मान लो डिजिटल सम से निकाल के देखें तो इसका डिजिटल सम से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कुछ भी नहीं है, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 7 49 4 9 4। ठीक है, आप देखोगे 4 में यही आ रहा है, 2 2 4 हो जाएगा, और इसमें आप देखोगे 5 6 7 होगा, ये होगा नहीं, ये 5 6 7 8 9 ये होगा नहीं, ये 2 1 3 होगा, ये होगा नहीं, सिर्फ ये इसी का डिजिटल सम 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा है m और n का रेशियो दे रखा है 9:6, आपको m+n और m-n पूछा है, 9 6 कितने होते हैं। आप देखो m और n है, रेशियो की बात हो रही है, और रेशियो में जब भी बात होती है एग्जैक्ट वैल्यू की तो जरूरत पड़ती नहीं है, एग्जैक्ट है भी नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं, रेशियो तो है ना। आप कहोगे 9 6 कितना होता है, आप कहोगे मैम ये 15 होता है, यहाँ 15 लिख लो, यहाँ लिख लो 15 और रेशियो लगा लो। फिर आप कहोगे m-n क्या होता है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो कितना आएगा 1 और 5, 5:1 आ जाएगा, 5:1 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको फाइंड कर लेना था, वहीं पर नीचे भी नहीं लाना था, माइंड में करना था। आप देखो 7200 रुपए को, मतलब 7200 रुपए को PQR के बीच इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि आपको ये रेशियो दे रखे हैं, किसके, ये रेशियो दे रखे हैं, ये क्या है P Q और R, ये आपकी हैं वैल्यूज, क्या है आपकी वैल्यूज हैं। आप कहोगे कि ये 1/2 इसको दिया जा रहा है पार्ट, 4 इसको दिया जा रहा है,
और 3/2 इसको दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, फ्रैक्शन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू, हमें कम से कम रेशियो तो एग्जैक्ट टाइप से फॉर्म में हो, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होगी लेकिन रेशियो तो हमें इस तरीके से मिल सकता है। आप क्या कहोगे, ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है नीचे, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, 2 का मल्टीप्लाई कर लो सब में, ठीक है। आप क्या, ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसकी ही इस रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर इसको सम करोगे इस रेशियो को तो आपको दे रखा है 7,200 रुपए। तो आपको आर का हिस्सा पूछा है, आर का हिस्सा क्या होगा, आर का हिस्सा 3 का मल्टीप्लाई करके आएगा। पहली बात तो आपको देखो ये देखना, आप देख सकते थे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा जो भी होगा आंसर, लेकिन सब में लग रहा है, ठीक है, सब में लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम 7,200 की बात हो रही है, 7 2 इतने की बात हो रही है, 8 1 9 10 11 12, यानी कि 12 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 7,200 आएगी, 12 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की ये कितनी आ जाएगी, 600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपये आ गई। अब 6 आ गई इसकी, तो 3 की कितनी होगी, 3 का मल्टीप्लाई कितने में करोगे, आप करोगे इसमें 3 का, इसमें 600 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 18। ये किसकी आपकी आ गई, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 18, 1800 रुपए। 1800 रुपए विल बी और आंसर, पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी थी, नीचे डिनोमिनेटर में 2 था, हमने कहा हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे। हमने इसको हटाने की कोशिश की तो हमने देखा कि हमारे पास ये रेशियो आ चुका है। ये रेशियो अगर हमारे पास आ चुका है तो हमने क्या किया, हमने इन इन सबको यूनिट की तरह ऐड किया, क्योंकि टोटल दे रखा था 7200 रुपये, क्या है आपका टोटल है। आपने कहा अगर ये टोटल है ना तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है तो 300 में आप 600 का क्या करोगे, गुणा करोगे, गुणा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 600 का गुणा करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आ जाएगा। 1800 रुपये आपका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको देखो, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसमें पेन यूज कर लोगे। आप देखो, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से, स्पीड समान है, आप कहोगे स्पीड क्या है, समान है, यानी कि अगर इसकी x होगी तो इसकी भी x होगी, दोनों की S1 और S2 दोनों सेम है, क्योंकि 2 ट्रेन की बात हो रही है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। अब हमें क्या पता पड़ गया कि जब भी हमने x और x माना है वो क्या होंगी, जुड़ेंगी, स्पीड तो जुड़ेंगी, तो कंफर्म हो गया। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, 320 मीटर है, मात्र 320 मीटर है, ये आ जाएगा आपका 320 मीटर। आप क्या कहोगे, दूसरी की भी तो इतनी ही है, 320 मीटर। चाहे रेलगाड़ियां समान दिशा में आ रही हों, चाहे रेलगाड़ियां अपोजिट दिशा से आ रही हों, हमको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी स्पीड जो है वो तो प्लस ही होंगी, उनकी डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होगी, लेकिन उनकी स्पीड अगर आप अपोजिट साइड से आ रहे हो तो प्लस होंगी, अगर सेम दिशा में भाग रहे हो, सेम दिशा में जा रही हैं, तो आप वहां पर स्पीड को माइनस कर दोगे। आपने कहा ये 320 आ गई, ये 2x आ गई, अब आपको क्या करना है, टाइम से इसका डिवाइड देना है। टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास है 18 सेकेंड, आपने नीचे 18 लिख दिया। अब एक बात देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं होता। पहली बात तो इसमें सबसे मेन जो होता है वो यूनिट देखनी होती है कि किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, मिनट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस इन चीज़ों को देखना होता है मेनली, ठीक है। आप कहोगे कि मैम ये तो हमारा मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ये आपका मीटर में आ रहा है, ये सेकंड में आ रहा है, लेकिन आपका जो आंसर किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। तो जो टाइम है 18 सेकंड, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, x की वैल्यू यही रहने दोगे, x एक x मतलब 2x है ना, 2x, तो 2 की जगह हम 1 को क्या कर रहे हैं, हम 1 को नीचे ले जा रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 और 3 6, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा 18, ये आ गया, और 2 हो जाएगा 18 दूनी, क्योंकि इसकी जो स्पीड थी ना, 2 स्पीड थी तो 1 नीचे आ गया। आप कहोगे इसको क्या करना है, अब क्या करना पड़ेगा, वैसे नॉर्मल हमें मीटर पर सेकंड से आता तो 5/18, 18/5 करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 18/5, क्योंकि हम इसे किलोमीटर पर आवर में लेके आ रहे हैं। 18 से 18 कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, एक 0 कट जाएगा, तो 64 क्या आ जाएगा, किलोमीटर, 64 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी।
64 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी एक ट्रेन की। आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए, अलग अलग बताइए। तो 64 किलोमीटर की दोनों होंगी, एक की बताइए, तो 64 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा है ए और बी 500 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% के लाभ पर लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात आप बताइए। हमने क्या कहा कि ए और बी हैं दोनों 500 रुपए 500 रुपए प्रति घड़ी लेके आते हैं, मतलब एक की कीमत 500 रुपए है, दूसरी कीमत 500 ऐसे। फिर उसने कहा है कि घड़ियों को बेचते हैं, तो ए पर जो पहली वाली घड़ी है उस पर उन्हें 25% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। जबकि बी जो घड़ी है उस पर उनको 10% की हानि हो रही है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात आप बताइए। ठीक है, ठीक है, बताते हैं। आप एक चीज देखिए, मैंने बोला कि जो पहली वाली घड़ी है, सपोज उसने कहा है कि ए 25% के लाभ पर अर्जित करता है, जबकि बी को, ए और बी दो है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं। ए को क्या हो रहा है, ए को क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, लाभ अर्जित कर रहा है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। यानी कि 4 रुपए की चीज, यानी कि 4 रुपए की चीज उसने कितने में बेची होगी, 5 रुपए में बेची होगी। बात किसकी कर रहे हैं हम, ये एक ही बात कर रहे हैं। अब चलो बी की तरफ चलते हैं। बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, बी है यहाँ। बी क्या कर रहा है, उसने कहा कि बी क्या कर रहा है, आपकी लॉस ले रहा है, 10% का उसको लॉस हो रहा है। तो पहली बात तो 10% की बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है, 1/10 इसकी वैल्यू होती है। यानी कि कोई चीज अगर 10 की होगी, कोई चीज 10 की है, बी क्या कर रहा है, कोई चीज 10 की है तो उसको 9 रुपए की बेच पा रहा है। यही तो कर रहा है, मतलब कोई चीज अगर मान लो 10 की थी, उसको 9 रुपए की बेच पा रहा है, उसको उसको लॉस हो रहा है। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग की पहली लाइन है, क्या आपको इसकी जरूरत थी, नहीं, लेकिन आपको इसकी एक चीज की जरूरत थी। आपने कहा मैम हमें ये तो पता पड़ गया ना कि एग्जैक्ट जो सेलिंग प्राइस थे, ये भी दोनों प्रत्येक की घड़ी दर से अपनी घड़ियों को बेचते हैं, अपनी जो बेचते हैं उनका सेलिंग प्राइस दोनों का ही सेम था, दोनों का ही सेम था। आपने कहा कि दोनों का सेम होगा तो ये 5 और 9 आ रहा है, क्या हम इसको इक्वल नहीं कर सकते, इक्वल आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो। आप किस तरीके से इक्वल करोगे, यहाँ पे 9 करोगे, यहाँ आप करोगे 5, ये करोगे 9, ये करोगे 5, तो आपका ये सीपी का रेशियो ये नहीं होगा, सीपी का रेशियो 4 गुणा 9 10 गुणा 5 नहीं होगा। आप कहोगे हाँ यही होगा, तो पर हम इसको क्या लिखते हैं, साइड में लिखते हैं, इसको साइड में लिखो। तो क्या होगा, 4 गुणा 9 ये हो गया, और 10 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ये ए का होगा और ये बी का होगा। ए का ऊपर वाला ही तो था 4 9, ठीक है, ए और बी का ये हो गया। तो 18 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 18 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस तरीके से फाइंड करना था, इसको लॉस हो रहा था, इसने कहा मैं तो 4 रुपए की लेके आया था, मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 5 लिखूंगा। इसको लॉस हो रहा है, ये 10 की लेके आया, 1 का लॉस हुआ तो इसको 9 में बेचनी पड़ेगी। लेकिन हमें पहली वाली लाइन से इतना पता पड़ चुका था कि इनका एसपी तो बराबर है। जब इनका एसपी बराबर है तो क्या आप क्या कहोगे, अगर इनका एसपी बराबर है तो क्या होगा, एसपी से क्या पता पड़ जाएगा, हमें 18:25 इसका रेशियो पता पड़ जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% की प्रतिशत और x% की 2 क्रमिक छूटें देने के बाद वह कुर्सी क्या हो रहा है, उसको 1400 रुपए में बेची जाती है। मतलब अंकित मूल्य क्या है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य ये है, मतलब अगर एमपी ये दे रखा है तो पहले उसको 20% की छूट, फिर x% की छूट, दोनों छूटों के बाद उसको क्या हो रहा है, एसपी बेची कितनी में जा रही है, 1400 रुपए में उसको बेचा जा रहा है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप एक काम कीजिए, आप एक बात तो, हमें x की नहीं पता, हमें नहीं पता ये वाली छूट कितनी होगी, नहीं पता, इसी की वैल्यू पूछी है। लेकिन आपको 20% से नहीं पता कि कितनी की बेची होगी, कितना छूट के बाद उसको कितना प्राइस है उसके पास। आप कहोगे हाँ ये हमें पता है। आप कहोगे मैम ये 2000 रुपए हैं, इस पर हमें 20% की अगर छूट मिलेगी, मान लो मैंने इस पर 20% की छूट दी, तो मैंने लिया कितना, मैंने 80% ले लिया, मैंने 80% ले लिया, आपको कितनी छूट दे दी, ठीक है। लेकिन अच्छा बताओ, एक बात और बताओ, आप बेच कितने की रहे हो, आप कहोगे मैम ये आप 1400 रुपए की बेच रहे हो। कितने की बेच रहे हो उसे,
1400 की बेच रहे हो। एक बात बताओ, अब छूट के बाद ये पैसा है, अब इसी पे तो छूट मिले, क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है, उसी पे छूट मिलती है, और इस पर ही छूट मिलने के बाद आपको इतने में मिलेगी कोई चीज, इतने पे कोई छूट देगा और इतने में देगा, तो क्या इसी से ही तो आपको पता पड़ेगा डिफरेंस के मतलब कितना है इस पर जो होगा इस पर होगा, तो आप क्या करोगे, 100 से ये जीरो काट दोगे, ये 16 आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, ये 14 आ जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे, आप जीरो से जीरो कर दोगे, 2 अट्ठे और 7, यानी कि कोई चीज तुम 8 रुपए की लेके 7 रुपए की उसको बेच रहे हो, 8 की 7, 8 रुपए की लेके 7 की बेच रहे हो, तो आप कितना कर रहे हो, आप एक का घाटा कर रहे हो, और कितने पे कर रहे हो, 8 पे कर रहे हो, कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा, परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या होती है, 12.5, 12.5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ये रहा। हमें क्या पता था, हमें पता था कि 20% का पहले एक क्रमिक छूट मिल रही है, इसी पे x% की और मिलती, इसी पर तो मिलती थी, और इसके बाद यही पैसा होना था, ये तो हम क्या करेंगे, हम इसका डायरेक्ट रेशियो निकाल देंगे जैसे हम CPSP का निकालते हैं, इस तरीके से आपका आंसर 8 7 और ये आ जाएगा 12.5। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, इनकी औसत आयु कितनी होगी, इनकी एवरेज एज आपसे पूछी है। पहली बात क्या है, क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, ठीक है, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, और आपको क्या है, 7 लोगों की आयु आपको दे रखी है, और आपसे क्या पूछा है, एवरेज एज पूछी है, सभी की टोटल मिला के एवरेज एज कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी एज को नीचे लिख लेते हैं, ये होगा 26, ये होगा 25, ये होगा 21, ये होगा 29, ये होगा 24, ये हो जाएगा 28, और ये होगा 22। ये होगा 22। ठीक है, इस तरीके से आपको एज दे रखी है। अच्छा ठीक है, सेशन को खत्म, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद कोई क्वेश्चन आपका है नहीं। बाकी आपको एक चीज़ बतानी थी कि अगर आप, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आप इसको इन क्वेश्चंस को लास्ट तक देखते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं कभी इस तरीके से पेपर को सेट नहीं करती कि मान लो पहले वो वाला क्वेश्चन लेती हूँ जो बहुत ही अच्छा होगा, मैंने कभी उस तरीके से नहीं लिया, चाहे पहला क्वेश्चन कैसा भी हो, हार्ड हो, ईजी हो, मतलब मज़ेदार हो, उसमें मुझे ट्रिक्स लगानी हो ना लगानी हो, सॉल्व करना, मैं कभी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं लेती, मैं जेन्युइन वे में पढ़ाना चाहती हूँ कि ठीक है, मतलब इस चीज़ पे नहीं कि भाई पहला कैसा, हमने तुमने स्टार्ट किया वीडियो, आपने देखा पहला तो ठीक पढ़ा रही है, ठीक है तो चलते हैं आगे, ये नहीं होना चाहिए, पूरी वीडियो को आप देखो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो मैं आपको इसका लॉन्ग वे में पूछूंगी कि किस तरीके से, इसका लॉन्ग वे में किस तरीके से होगा, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मुझे पता पड़े कि हाँ आपने लास्ट क्वेश्चन देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एज है आपकी। आप बताओ, अगर मैंने सपोज किया कि एज को हम क्या कर लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, इन सब में से ही कोई एक एज मान लेते हैं, इन सब में से कोई नॉर्मल एक एवरेज मान लेते हैं कि ये हमारा एवरेज होगा, इस तरीके से इसका एवरेज मान लेते हैं। आप कहोगे क्या मानेंगे, हमने कहा कि देखो ये क्या है, 26, 25, 21, 29, सब कुछ 25 के ऑलमोस्ट आसपास है, तो 25 मान लेते हैं। आपने कहा ठीक है, इसे 25 मान लो। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसको 25 मान लिया, इसका एवरेज क्या मान लिया, 25 मान लिया। अब एक बात बताओ, ये 25 से कितना ज्यादा कम, कम ज्यादा है, हमें पूरे में यही देखना पड़ता है कि ये किससे 25 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। आपने कहा कि ये तो 25 से ना, ये 25 से क्या है, एक ज्यादा है, ये 25 ही है तो जीरो आ जाएगा। ये 25 से क्या है, 4 कम है, ये 25 से कितना है, 4 ज्यादा है, ये 25 से कितना है, 1 कम है, ये क्या है 26, 27, 28 यानी कि 3 ज्यादा है, और ये क्या है आपका 3 कम है। इस तरीके से आपको पता पड़ चुकी है वैल्यू कि ये इतना है, ये इतना है, इतना है। ठीक है, अब बताओ अगर मैंने इसको एवरेज माना तो क्या करना पड़ता है, प्लस प्लस को जोड़ लो और माइनस माइनस को आप घटा लो, इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, आपने कहा ठीक है, आपने कहा देखो मैम इससे तो यही कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और -1 से ये कट जाएगा, इसका मतलब है आपने इसमें क्या ऐड किया है, 0 ऐड किया है।
जीरो ऐड किया है, और जब जीरो ऐड करोगे तो 25 ही आएगा। एक तरीके से आपने इसमें कुछ ऐड किया ही नहीं है। अगर आपने इसमें कुछ ऐड किया ही नहीं है तो जो हमने एवरेज सपोज करके चले थे 25, इसका वही एवरेज होगा और 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लॉन्ग मेथड बताओगे कि अगर हम सपोज नहीं करते तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इस तरीके से आपका पहला सेट हो चुका है, इसका हम एक और सेट लेके आने वाले हैं कल। और आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, स्टडी कीजिए। अभी रेलवे की जो प्रॉपर कुछ एग्जाम्स भी हैं, जैसे कि आपने नॉन ग्रेजुएट वाला डाला हो तो उनकी डेट आगे एक्सटेंडेड है, तो आपके पास प्रॉपर टाइम है उसको पढ़ने के लिए। प्लस आपको क्या करना है, और भी सब्जेक्ट्स पे काम करने हैं। मैथ्स में आपको प्रीवियस ईयर जरूर देखना है, चाहे आपने कभी मैथ्स ना पढ़ा हो। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ, अगर आपने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा हो, कुछ भी ना किया हो, बस आप मेरे इन सेशंस को आप एक बार ऐड की देखिएगा, और आप एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट बॉक्स में आइएगा कि मैम हाँ, क्योंकि देखो मुझे पता है ना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, या कौन सा पैटर्न है, कौन सा लेटेस्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर आपको सेशंस का आपका अच्छा रिव्यू रहेगा तो मैं चैप्टर वाइज भी आपके लिए चीज़ें लेकर आऊँगी, ठीक है, जो बेस्ट चीज़ें होंगी, जिससे अच्छे से अच्छा आपके लिए हो सकता है। और हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा जो करना है वो ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब, प्लस इसको एक रेगुलर वे में देखना है, जिससे कि मेरा मोटिवेशन हाई रहे कि हाँ ठीक है, मुझे और बेस्ट इस चीज़ में करना है। ठीक है, अगर आपका अच्छा ठीक है, मुझे आप एक चीज़ और बताइए, किस किस को ये है कि मैम आप मैथ्स के साथ साथ आप साइंस का भी लेके आइए। अगर आपको लगेगा तो मैं साइंस का भी स्टार्ट कर सकती हूँ, बट आपके ये रिव्यू पे डिपेंड करता है कि आपको साइंस का कोई भी प्रीवियस ईयर या साइंस का जो अभी टीसीएस लेटेस्ट पूछ रही है वो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर बताना। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहो आप, और पढ़ते रहो, और हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, पानी अधिक से अधिक पीना है। बाय बाय।